Hello dear students, welcome to the ultimate studying platform StuOn. Myself Avinash Karwar and I am here to teach you physics. I have done my BTech from IIT BHU in 2017. So let's begin our today's class. Good evening all of you. हम लोग वेव्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं. पिछले क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 1 ऑफ वेव्स में अभी हम लोग स्ट्रिंग वेव्स की बात कर रहे हैं, फिर साउंड वेव्स की बात करेंगे, है ना. तो बेसिकली अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल वेव्स, फिर 12th क्लास में, है ना, नॉन मैकेनिकल वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे. ठीक, ओके. तो लेक्चर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली. ठीक, पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक बातें कर चुके हैं वेव्स की. आइए आगे देखते हैं. वेव्स को और डिस्क्राइब करते हैं. तो वेव्स को डिस्क्राइब करते हैं. वेव्स की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जिनको हम लोग पहले जानते हैं. ठीक, तो वेव्स को डिस्क्राइब करने में, है ना, पहले तो हम ग्राफिकली वेव्स को रिप्रेजेंट तो ग्राफिकली ही किया जाता है ना. तो 2 काइंड्स ऑफ ग्राफ में भी ड्रॉन, 2 तरह के ग्राफ्स हम लोग बना सकते हैं. पहला है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ग्राफ और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ. ठीक, वेव्स के केस में ये 2 ग्राफ्स हम लोग बना सकते हैं. पहला है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड दूसरा है डिस्प्लेसमेंट टाइम. दोनों ही ग्राफ लगभग रहते सेम तरीके से हैं, है ना, बट एक में डिस्टेंस दिखाया जाता है और दूसरे में टाइम दिखाया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम पहले ग्राफ की बात करें, डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस, तो लेट अस से कि ये हमारी 2 एक्सिस है जिसमें एक एक्सिस एक्स एक्सिस मान लेते हैं और दूसरा जो है वो वाई डायरेक्शन यानी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा. तो वेव्स का जो मोशन होता है, जो पाथ होता है, वो किस तरीके से होता है, कुछ ऐसे होता है ना. नेचर और पाथ तो सभी लोग वाकिफ हैं, इससे तो ये तो कोई नई चीज नहीं है हम लोगों के लिए. ठीक है, तो अब इसमें ये वेव का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है किस तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है. यानी कि ये एक्स एक्सिस जो है ये रिप्रेजेंट करेगी कि वेव कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ना. किसी भी टाइम टी पे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द एक्स, तो हम इस एक्स की बात करेंगे. ठीक, अच्छा, ये क्या है, ये जो y है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक पार्टिकल है जो हमारा सोर्स है ना. इस वेव को क्रिएट कौन करेगा, हमारा सोर्स क्रिएट करेगा. तो सोर्स क्रिएट कैसे करेगा, तो मैक्सिमम अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक ऊपर जाएगा और फिर अपने मिनिमम डिस्प्लेसमेंट तक नीचे जाएगा, और ये पार्टिकल ऊपर और नीचे इस तरीके से अपने फिक्स्ड पोजीशन पे यानी कि y एक्सिस पे ही ऑस्किलेट करता रहेगा. फिक्स्ड पोजीशन से मतलब फिक्स्ड कोऑर्डिनेट, मेरा मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वहां वाई एक्सिस पे ही ये जो सोर्स है ये ऑस्किलेट करता रहेगा, है ना. यानी कि ये जो सोर्स का ऑस्किलेशन है जो कि हम लोग वाई से दिखाना चाहते हैं, और डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव है जो एक्स से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हम, वो दोनों रिलेटेड रहना चाहिए, है ना. वो दोनों क्या होना चाहिए, रिलेटेड रहना चाहिए. प्लस दूसरी बात है कि अब कितने टाइम पे जो पार्टिकल है वो कितने टाइम पे किस पोजीशन पे है. फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछता हूं कि पार्टिकल, है ना, इस वेव का पार्टिकल, लेट अस से कि यहाँ पे टाइम t0 है, तो t0 टाइम पे वेव का पार्टिकल किस पोजीशन पे है ना. तो ये अपने मैक्सिमम पोजीशन पे है जहाँ पे y की वैल्यू मैक्सिमम है, लेट अस से y0 है, तो ये y0 पे है. किसी फर्दर टाइम t डैश पे ये पार्टिकल यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना, ये पार्टिकल यहाँ कहीं आ जाएगा. तो ये जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है ये भी तो उसमें रिप्रेजेंट होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यानी कि जो हम लोग इक्वेशन बनाएंगे y की, है ना, वो फंक्शन होना चाहिए किस किस का, x का भी फंक्शन होना चाहिए और t का भी फंक्शन होना चाहिए. समझे, x का भी फंक्शन होना चाहिए और t का भी फंक्शन होना चाहिए ताकि ये प्रॉपरली रिप्रेजेंट हो सके, है ना, प्रॉपरली रिप्रेजेंट हो सके. अब देखिए ये जो वेव हम लोगों ने बनाई है इस तरीके से, इस वेव में क्या क्या पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को पहले तो हम लोग क्लियर करते हैं. तो इसका जो इस वेव का जो मैक्सिमम पॉइंट है यानी कि जो ऑस्किलेटिंग पार्टिकल है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, कहाँ से, मीन पोजीशन से. लेट अस से कि ये हमारा मीन पोजीशन है, यानी कि x एक्सिस इज द मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑस्किलेटिंग इन y डायरेक्शन. तो मीन पोजीशन से जितना ऊपर गया यानी कि जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड.
तो सिंपली ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इन वाई डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड होता क्या है बाय डेफिनेशन, ये सब तो हम लोगों ने एसएचएम में पहले ही कवर कर लिया है ना। वापस से सेम चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे, बस उसका मतलब यहाँ पे क्या है ना, वो चीज सीखते जाएंगे। ठीक, ओके। अब ये देख रहे हैं मैक्सिमम पॉइंट्स, तो वेव के जो मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। उसी तरीके से वेव के जो मिनिमम पॉइंट्स होते हैं, है ना, यहाँ पे एक मिनिमम पॉइंट आएगा, इसी तरीके से वेव ट्रैवल करेगी तो यहाँ पे भी मिनिमम पॉइंट आएंगे। तो जो मिनिमम पॉइंट होता है, यानी कि जहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है नेगेटिव हो सकता है या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल सबसे कम होता है इन नेगेटिव डायरेक्शन, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ सबसे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे मिनिमम पोजीशन है उनको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये मैक्सिमम पॉइंट्स थे हमारे, दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से, है ना। लैम्डा को कहा जाता है वेवलेंथ, है ना। मैं फुल डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन और द लेंथ बिटवीन टू क्रस्ट। ठीक, किसी भी दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो लेंथ होता है, उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। और ये वेवलेंथ जो है वो सेम होता है दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके बराबर। यानी किसी भी दो क्रस्ट की बात करें हम लोग या किसी भी दो ट्रफ की बात करें, दोनों ही केस में वेवलेंथ यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन ये 2 पॉइंट्स है, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक, एंड दैट इज नोन एज वेवलेंथ। ठीक, ये जो वेव है ये किसी ना किसी स्पीड से आगे ट्रेवल कर रही है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव। ठीक, ओके। तीसरी चीज आती है टाइम पीरियड, रिप्रेजेंटेड बाय टी। अब ये टाइम पीरियड क्या होता है, देखिए यहाँ पे, है ना, एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगे, जैसे ये हमारा सोर्स पार्टिकल है यहाँ पे, this is our source particle, the time taken by the source particle to complete one oscillation, एक पूरा ऑस्किलेशन, यानी एक पूरा ऑस्किलेशन करने के लिए ये अपने पहले मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट से वापस मिनिमम मीन पोजीशन पे आएगा, मिनिमम से फिर मीन पोजीशन से फिर मिनिमम पोजीशन पे आएगा और वहां से अगेन मीन पे आएगा, है ना। तो कितने डिस्टेंसेस ये कवर करेगा, एक ऊपर जाएगा तो एक, फिर नीचे आएगा 2, फिर अगेन मिनिमम पे जाएगा 3 और फिर यहां से ऊपर, यानी कि 4 बार ये मूव करेगा एक कंप्लीट साइकिल में हम कह सकते हैं कि 4 क्वार्टर हैं ये, है ना। इन 4 क्वार्टर्स को कंप्लीट करने से एक हमारा सर्कल कंप्लीट हो रहा है और, है ना, कंसिक्वेंटली एक पूरा हमारा फिर साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में, है ना, यानी कि पूरा एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ सोर्स, है ना। अब ये जो टाइम पीरियड होता है ये सोर्स के लिए ही डिफाइन होता है, सोर्स का ही होता है बेसिकली, क्योंकि जो वेव क्रिएट हो रही है ना, वो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये तो सिर्फ और सिर्फ उस डिस्टर्बेंस को आगे प्रोसीड कर रहे हैं, है ना, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखनी है ये चीज, डिस्टरबेंस क्रिएट तो हमारा सोर्स कर रहा है, तो सोर्स ही ऑस्किलेट कर रहा है अपने अकॉर्डिंगली। तो यानी कि सोर्स को जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि इतना ऑस्किलेट करना है, आपको इतना टाइम लेना है, तो दैट विल बी बेसिस ऑफ इट्स टाइम पीरियड। ठीक, कि नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, सॉरी, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल ऑस्किलेशन, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हमने एसएचएम में भी लिखी थी और सिंपल सी बातें हैं, अगर आप लोग समझेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। विकास, ठीक है, आने में लेट हो गया है, चलिए कोई नहीं, बेसिक सी बातें अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना, जो हम लोगों ने एसएचएम में भी ये सारी चीजें पढ़ी है, एक बार जस्ट रिवीजन है और वेव्स में इनका क्या सिग्निफिकेंट है इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट चीज है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो हम लोग काफी टाइम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस इन 1 सेकेंड। सोच के देखो, दोनों जस्ट रिवर्स चीज है ना, कि 1 सेकंड में कितना ऑस्किलेशन करे और एक ऑस्किलेशन में कितने नंबर ऑफ
सॉरी एक ऑस्किलेशन में उसको कितना टाइम लगे, तो जस्ट दोनों एक दूसरे से रिवर्स हो जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डिफाइंड बाय 1 बाय टाइम पीरियड, कि एक ऑस्किलेशन में कितना टाइम लगा और एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑस्किलेशन हुए, तो फ्रीक्वेंसी कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज 1 बाय टाइम पीरियड। दोनों जस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक। इसी तरीके से एक और टर्म डिफाइन होता है वेव्स के भी केस में, जिसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यहां पे लिखता हूं ओमेगा से, एंड ओमेगा इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज गिवन बाय 2 पाई इंटू एफ, जहां पे एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारा नॉर्मल यानी कि नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकेंड है। क्लियर है बात। एम्पलीट्यूड हमने पहले से डिफाइन कर दिया, मीन पोजीशन पहले से हमें पता है कि मीन पोजीशन, तो वेवलेंथ दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस है, स्पीड ऑफ वेव जिस स्पीड से हमारी वेव ट्रैवल कर रही है, टाइम पीरियड जितना एक ऑस्किलेशन में उसको टाइम लगा है, और फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में जितना उसने ऑस्किलेट किया है, ठीक। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन था, है ना, ये रिप्रेजेंटेशन क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोर्स, है ना, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है हमारा सोर्स, जो कि हमने वाई डायरेक्शन में दिखाया, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव, या वेव पे जो भी पार्टिकल्स है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक। जैसे वेव जितना आगे जा रही है उतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कर्व था ये, ठीक। इसी तरीके से हम लोग इस डिस्टेंस की जगह टाइम से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि टाइम के अकॉर्डिंगली हम टाइम पुट करते जाएंगे कि टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारी वेव किस पोजीशन पे है, टाइम t इक्वल टू t नॉट पे वेव कहां तक पहुंची है, तो वो उस इक्वेशन में हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम मिलेगा, और इस इक्वेशन में हमें विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कवर्ड x मिलेगा, ठीक। तो एक जनरल इक्वेशन ऑफ वेव जो होगी, है ना, उसमें डिस्टेंस x का भी जिक्र होगा और टाइम t का भी जिक्र होगा, और ये जनरल इक्वेशन आएगी क्या, ये भी अभी हम लोग देखते हैं। चलिए बेसिक चीजें जल्दी से हम लोग कवर कर लेते हैं। तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड हम लोगों ने नोट किया कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड होता क्या है। अब इनमें जरा रिलेशन भी देख लेते हैं, है ना, ठीक। बेसिक सी एक बात लिखी हुई यहाँ पे कि इफ द सोर्स ऑफ वेव मेक्स f वाइब्रेशन पर सेकेंड, सो 2 विल द पार्टिकल्स ऑफ द ट्रांसमिटिंग मीडियम, है ना, कि सोर्स जितना वाइब्रेट करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा मीडियम है उसके पार्टिकल्स भी उतने ही वाइब्रेट करेंगे, यानी कि दोनों का ऑस्किलेशन जो है वो सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स अलग अलग है, नहीं, दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहता है, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस जो आगे पास हो रही है या आगे कैरी ऑन हो रही है, ट्रैवल हो रही है, वो किसने क्रिएट की है, वो हमारे सोर्स ने क्रिएट की है, ठीक। तो दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी और इक्वल फ्रीक्वेंसी, एंड व्हेन द सोर्स मेक्स वन कंप्लीट वाइब्रेशन, वन वेव इज जनरेटेड, ठीक, जिसको हम लोग पल्स नाम दे देते हैं, ठीक। क्या बोला गया है कि अगर देखिए कि यहां पे ठीक, देखिए यहाँ पे ये हमारा सोर्स है, ठीक। ये सोर्स पहले तो अपने मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा, लेटस से कि ये इसका मैक्सिमम पोजीशन है, तो यहाँ पे गया, फिर वापस अगेन यहाँ पे आएगा, तो इतने देर में हाफ ऑफ द वेव ये क्रिएटेड हो जाएगी, ठीक। उसके बाद ये पार्टिकल जब नीचे आएगा तो अपने मिनिमम पोजीशन पे जाएगा, ये इसकी मिनिमम पोजीशन है, और वापस से अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस पूरे कंप्लीट साइकिल में एक वेव क्रिएट हो जाएगी, इस तरीके से एक पूरी साइकिल, है ना, क्रिएट हो जाएगी, एक पूरी वेव इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी, ठीक। जिसमें ये जो हाफ पोर्शन है, वेव का आधा पोर्शन है, उसको हम लोग पल्स कहते हैं, कि एक पल्स, बस पार्टिकल अपने मैक्सिमम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे गया है, और फिर वापस से कहाँ गया, अपने मीन पोजीशन पे आ गया है, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि इफ द सोर्स कंटिन्यूज टू वाइब्रेट विथ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी f, देन f वेव्स विल बी प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, इसका कहने का क्या मतलब है कि एक सेकंड में पार्टिकल जितना वाइब्रेट करेगा, यानी कि जितना ऑस्किलेशन कंप्लीट करेगा, अगर एक सेकंड में एक वाइब्रेशन या एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करता है फुल, तो एक वेव क्रिएट हो जाएगी, है ना।
एक साइकिल कंप्लीट करने का मतलब अपने मैक्सिमम पोजीशन पे गया है, फिर रिटर्न आके मिनिमम पे गया है और फिर अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन पे चला है। दिस इज वन कंप्लीट ऑस्किलेशन। तो एक सेकंड में आप जितने ऑस्किलेशन कंप्लीट करेगा, अगर 5 ऑस्किलेशन कंप्लीट कर देता है हमारा सोर्स, तो यहाँ पे 5 वेव्स क्रिएट हो जाएगी, है ना। यानी कि 5 साइकिल, 5 वेव्स कहने का मतलब है मेरा 5 साइकिल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ये जैसे एक साइकिल है, सिमिलरली 4 साइकिल्स और क्रिएट हो जाएगी, ठीक। और फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ में डायरेक्ट रिलेशन भी होता है कि देखिए यहां से यहां तक जो इसको जाने में टाइम लगता है, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड, कि एक साइकिल में कितना टाइम लगा है हमारी वेव को, है ना। वो 1 सेकेंड से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कितनी भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ वेव, है ना। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, की कितना तेजी से हमारा सोर्स जो है वो ऑस्किलेट हो रहा है। तो इस टाइम पीरियड और स्पीड को हम लोग डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, ठीक। क्या कहा जाता है कि स्पीड इज गिवन बाय, है ना, डिस्टेंस। तो एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ये लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। दिस इज कॉल्ड स्पीड, विच कैन बी अल्टीमेटली रिटर्न एज लैम्डा इंटू 1 बाय टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो यही चीज यहाँ पे दी हुई है कि स्पीड v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। तो ये वेव की बहुत ही बेसिक से इक्वेशन है ना। ये हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि किस तरीके से आता है। और ये जो वेव की इक्वेशन है, ये हालांकि हम लोग स्ट्रिंग वेव के लिए लिख रहे हैं, बट ये किसी भी वेव के लिए वैलिड रहेगा, है ना। रिलेशनशिप होल्ड्स फॉर ऑल वेव मोशन, किसी भी वेव मोशन के लिए ये रिलेशन वैलिड रहेगा, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट वेव हो, चाहे वो साउंड वेव हो, कोई भी वेव हो, उसके लिए ये, है ना, चीज वैलिड रहेगी, ठीक। ओके, हाँ। अब ये चीज तो जायज सी बात है कि जो भी वेव है हमारी, वो वेव किस तरीके की हो रही है, ट्रांसवर्स वेव होनी चाहिए, यानी कि उसमें एक वेवलेंथ तो होना ही चाहिए, उसकी स्पीड होनी चाहिए और टाइम पीरियड होना चाहिए, तभी तो ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ वेव की बात करते हैं कि एक ट्रैवलिंग वेव जो है, अगर वेव ट्रैवल कर रही है हमारी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो उसकी एक जनरल इक्वेशन क्या होनी चाहिए। एसएचएम की जनरल इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी है ना। उसी तरीके से इसकी भी जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं। देखिए तो जो वेव की इक्वेशन है उसमें मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन बनेगा, है ना, जो वेव की इक्वेशन बनेगी, जो फंक्शन बनेगी, उसमें क्या कहा हमने, टाइम, है ना, और डिस्टेंस, दोनों ही चीजें रहनी चाहिए, है ना। टाइम और डिस्टेंस दोनों ही चीजें रहनी चाहिए, ठीक। तो टाइम और डिस्टेंस दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए, है ना, जब उस इक्वेशन को, है ना, जब वेव के मोशन को एनालाइज करके एक जनरल इक्वेशन बनाई जाती है, तो वो जनरल इक्वेशन जो बेस्ट सुटेबल फॉर्म है वो इस फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी, है ना। ये w जो है ये क्या है, ओमेगा है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से हम लोग नोट कर रहे हैं। तो बेस्ट सुटेबल जो इक्वेशन आती है वेव मोशन को डिफाइन करने के लिए, दैट इज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी, यानी कि एक सिनुसाइडल इक्वेशन मिलती है हमें, है ना। अब वो तो मतलब डिपेंडिंग ऑन द केस कि ये कॉस की भी इक्वेशन हो सकती है, साइन की भी इक्वेशन हो सकती है, बट कॉस के सारे इक्वेशंस को हम लोग साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं, है ना। हो सकता है वेव यहाँ से स्टार्ट, यानी 0 0 से स्टार्ट ना होके, है ना, 1 से स्टार्ट हो रही हो, इस तरीके से जा रही हो, तो उसके लिए भी बिल्कुल इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, है ना। उसका इनिशियल स्टेट जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, 1 पे होना चाहिए, तो बेस्ट उसके लिए सूटेबल इक्वेशन लिख देंगे हम लोग, ठीक। अब यहाँ देखिए कि हमने एक जनरल इक्वेशन जो किसी ट्रैवलिंग वेव के लिए लिखा है ना, कि एक वेव ट्रैवल कर रही है। देखिए इसमें टाइम, जो भी टाइम t हम लोग डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली, है ना, हमें y मिलेगा, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन, यानी कि वेव का जो डिस्टेंस है कितना उसने ट्रैवल किया है ना, क्योंकि अलग अलग टाइम पे जो हमारा वेव होगा वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो उसका पर्टिकुलर टाइम पे, लेट अस से t नॉट पे डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया है, ये भी इक्वेशन में यहाँ होना चाहिए, ठीक। ओके फाइन। अब देखिए y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस k इंटू एक्स लिख दिया है यहाँ पे,
है ना। क्यों? क्योंकि ओमेगा बाई वी है ना, जिसमें ओमेगा क्या लिखा हमने 2πf डिवाइडेड बाई वी, है ना, स्पीड। फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इंटू टी, है ना। सेम चीज को यहाँ पे जो 1/v है और ये f है, तो f इक्वल टू 1 टाइम पीरियड एंड दैट इज अल्टीमेटली इक्वल टू 2π/λ, क्योंकि v इंटू टी वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। सो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा एक टाइम पीरियड में, वेवलेंथ के बराबर, तो 2π/λ। तो ये जो ओमेगा बाई वी यहाँ पे आएगा ना, ये टर्म k की वैल्यू क्या है, ओमेगा बाई वी, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2π/λ आ गई। k की वैल्यू 2π/λ आ गई। वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि वेयर k इज गिवन बाय 2π/λ एंड इज नोन एज वेव नंबर। तो हमने इक्वेशन जो है, जनरल इक्वेशन किस फॉर्म में लिखा है, एक सिंपल फॉर्म में लिखा है कि y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के। इसमें y क्या है, y जो है ये डिस्प्लेसमेंट बताता है हमारे सोर्स का मीन पोजीशन से, कि मीन पोजीशन से पार्टिकल है जो हमारा सोर्स है वो कितना डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कितना उसकी पोजीशन जो है वो कितनी वेरी कर रही है, ठीक। ओके, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, जो कि हम लोग काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं। के एक नया कांस्टेंट है जिसको हम लोगों ने क्या कहा, वेव नंबर है, और इस वेव नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 2π/λ होती है, ठीक। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ द सोर्स, ठीक। अब देखिए कि ये जो इक्वेशन हमने लिखी है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, इसमें x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आएगी, हम अगर इसमें x इक्वल टू 0, जस्ट अ मिनट, इसमें अगर हम x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू, यानी कि टाइम जो है हम 0 डालते हैं, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, y इक्वल टू भी हम लोग को 0 मिल जाएगा उस केस में, है ना। यानी कि ये इक्वेशन ये बता रही है कि अगर x 0 है और t 0 है ना, तो पार्टिकल जो है वो हमेशा मीन पोजीशन पे ही रहना चाहिए, यानी कि उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे सोर्स का वो भी 0 होना चाहिए। बट ऐसा हर केस में वैलिड नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरीली द केस ऑफ सोर्स एवरी टाइम, ओके। समटाइम्स द y may not be equal to 0, भाई पार्ट सोर्स जो है वो हो सकता है कि मीन पोजीशन से स्टार्ट ना कर, मैक्सिमम पोजीशन से स्टार्ट कर दे। जैसे किसी ने वेव्स क्रिएट करना स्टार्ट किया, उसमें जरूरी थोड़ी है, कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है कि अपने मीन पोजीशन से ही वो स्टार्ट करेगा, वो अपने मैक्सिमम पॉइंट से स्टार्ट कर सकता है, अपने मिनिमम पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकता है। तो उस केस में t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 नहीं होगा, y की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। तो दिस इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई दैट केस ऑल्सो, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि ये जनरल इक्वेशन है, तो जनरल इक्वेशन में इसी वजह से हम एक और टर्म ऐड कर देते हैं एंड दैट टर्म इज नोन एज फाई, जिसको फेज कांस्टेंट कहा जाता है ना। अभी तक प्रॉब्लम था कि फेज कांस्टेंट क्या होता है, कहाँ से आता है, क्यों होता है ना। जैसे हम लोगों ने वहां पे भी बताया था एसएचएम में कि ये इनिशियल स्टेटस को बताता है, तो वो इनिशियल स्टेटस क्लियर हुआ आप लोगों को कि क्या है इनिशियल स्टेटस। वो इनिशियल स्टेटस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि पार्टिकल जो है वो ओरिजिनली एट t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक। पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, और अब उस पार्टिकल की अगर मैं वेलोसिटी निकालता हूँ dy/dt, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि पार्टिकल पॉजिटिव y डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है या नेगेटिव y डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है ना। तो वो किससे पता चला, वो इस फेज कांस्टेंट यानी कि इनिशियल स्टेटस से ही तो पता चला कि पार्टिकल का ओरिजिनली पोजिशन क्या था और वो किधर जाना चाह रहा है, ठीक। तो ये चीजें कैसे पता चलती है, इस फेज कांस्टेंट से पता चलती है। अब देखिए t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 आप डाल भी देंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, a sin इंटू फाइव। a sin फाइव जो वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू होगी, वो पार्टिकल यानी कि सोर्स का पोजीशन बताएगा हमें एट t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पे। तो क्लियर हुआ कि फेज कांस्टेंट क्या होता है किसी भी वेव के लिए, क्यों लिखा जाता है फेज कांस्टेंट, और जिसको हम फेज भी बोल सकते हैं, फेज डिफरेंस भी बोलते हैं, है ना।
फेज डिफरेंस जनरली तब बोलेंगे जब एक पोजीशन और दूसरे पोजीशन को हम लोग कंपेयर कर रहे होंगे, या एक वेव दो वेव को कंपेयर कर रहे होंगे, तो वहां कहा जाता है कि फेज डिफरेंस कितना है। यहाँ पे नॉर्मली फेज या फिर फेज कांस्टेंट से डील करते हैं हम लोग। क्लियर है? ठीक, जैसे ये जो इक्वेशन y इक्वल टू अब हम लोगों ने लिख दी कि a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, लेट अस राइट y इज इक्वल टू a साइन, है ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ये किसकी इक्वेशन हो गई? ये एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें x और टाइम दोनों ही प्रेजेंट है ना, यानी कि इसमें पता चल रहा है कि ये वेव ट्रैवल कर रही है। जैसे जैसे आप x डालेंगे वैसे वैसे आपको y मिलता जाएगा डिपेंडिंग ऑन टाइम। क्लियर है? ठीक, जिसमें dx बाई dt जो है वो क्या देगा? स्पीड ऑफ वेव देगा। इट विल गिव अस स्पीड ऑफ वेव। और dy बाई dt क्या देगा? इट विल गिव यू स्पीड ऑफ ऑस्किलेटिंग पार्टिकल और सोर्स। डिफरेंस है दोनों में, dx बाई डी टी एंड dy बाई डी टी। dx बाई डी टी में डिस्टेंस का वेरिएशन मिल रहा था, यानी कि स्पीड मिल रहा था हम लोगों को, वायरस dy बाई डी टी जो है वो स्पीड ऑफ सोर्स मिलेगा। स्पीड क्या? हमें वेलोसिटी ही मिलेगा, क्योंकि y जो है हम क्या लिख रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑलवेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा अगर हम स्पीड की जगह वेलोसिटी ही रखें। हालांकि जो भी चीजें मिलेगी हम एनालाइज करके बता सकते हैं कि कौन सी चीज मिली है, क्योंकि हमें डायरेक्शन और नोशन क्लियर होगा। ठीक, एंड d2y बाई डी टी, d2y बाई डी टी क्या मिल जाएगा? फिर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। किसका? एक्सेलरेशन ऑफ सोर्स। सोर्स का एक्सेलरेशन मिलेगा कि सोर्स है वो किस रेट से एक्सेलरेट कर रहा है। एंड d2x बाई डी टी स्क्वायर विल गिव अस क्या देगा? d2x बाई डी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन ऑफ वेव, कि वेव किस एक्सेलरेशन के साथ जा रही है। हो सकता है वेव का एक्सेलरेशन 0 हो तो d2x बाई डी टी स्क्वायर उस केस में 0 होगा, तो कांस्टेंट स्पीड के साथ वेव चलेगी, है ना। अदरवाइज कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी हो सकता है। फाइन। एक और इंपॉर्टेंट चीज है dy बाई dx। जल्दी से फिगर आउट करो कि dy बाई dx क्या देगा। फिर कौन कौन बताएंगे? हाँ, विकास, कृतिका, मुकेश, अमीशा। dy बाई dx क्या देगा? सारे टर्म्स हम लोगों ने डिफाइन कर दिए कि dy बाई dt कुछ दे रहा है, dx बाई dt भी कुछ दे रहा है। dy बाई dx बता सकते हैं क्या कि dy बाई dx किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा? y और x क्या है ये हमें क्लियरली पता है ना। तो y और x अगर हमें पता है तो हम बता सकते हैं ना कि dy बाई dx भी क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे इस वेव में चलते हैं हम लोग, है ना। हमारी वेव कहाँ गई? ये देखिए, ये वेव हो गई। ये हमने कहा कि y डायरेक्शन में हमारा y और x डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर्ड x से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब dy बाई dx का तो कहीं पे भी कोऑर्डिनेट्स हो, उसका मतलब तो स्लोप होता है, उसका मतलब स्लोप होता है। तो यहाँ हमेशा हमें dy बाई dx से क्या पता चलेगा? स्लोप ऑफ वेव, स्लोप ऑफ वेव, है ना। स्लोप ऑफ वेव से अब पता ये चल सकता है कि पार्टिकल जो है उस पॉइंट पे वो ऊपर जा रहा था या फिर नीचे जा रहा था, है ना। अगर क्वार्टर हम लोगों को पता है कि किस क्वार्टर में पार्टिकल लाई कर रहा है, ठीक। ये स्लोप से, जैसे देखिए यहाँ पे स्लोप जो है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है।
समझ में आ रही है बात? तो स्लोप से भी हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल जो है वो या तो अपने मेन पोजीशन से नीचे की तरफ जा रहा होगा या मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं अब हम लोग। ठीक, चलिए तो एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, अ sinusoidal wave traveling in the positive x direction has an amplitude of 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये हम लोग वेव बना देते हैं और क्वेश्चन में दिया गया है कि वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड 15 सेंटीमीटर है। तो ये है 15 सेंटीमीटर, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 15 सेंटीमीटर। ठीक, आगे क्या बोला है, वेवलेंथ इज 40 सेंटीमीटर। ठीक, वेवलेंथ 40 है और फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज है। द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम एट t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 इज ऑल्सो 15 सेंटीमीटर। यहाँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम ना होके क्या होना चाहिए था, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोर्स की बात कर रहे हैं, है ना, कि सोर्स जो है यानी कि ये जो कर्व बनाया है ये कर्व एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है इस वेव को। क्या रिप्रेजेंट करेगा देखिए इस तरीके से कि t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पे 15 सेंटीमीटर पे पार्टिकल पहले ही प्रेजेंट है। ठीक, यानी कि पार्टिकल जो है वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहले से प्रेजेंट था, t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, यानी कि इस पॉइंट पे। क्लियर? ओके, आगे क्या बोला गया है देखिए, वेवलेंथ 40 सेंटीमीटर है, तो वेवलेंथ यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये पता है हमें कि वेवलेंथ 40 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज है, यानी कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1/8, है ना, सेकेंड्स में। क्लियर? वेवलेंथ इज 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, फाइंड द एंगुलर वेव नंबर, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ वेव। कितने लोग जल्दी से ये आंसर बताएंगे? फाइंड द वेव नंबर कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, π/20। ओके, तो ये तो वेव नंबर हो गया, है ना। बाकी लोग ने भी ज्वाइन किया है, कृतिका, मुकेश, आप लोग भी सॉल्व कीजिए, अमीशा, सब लोग सॉल्व करके देख सकते हैं ना। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, जो जितना डाटा हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसी पे बेस्ड है। देखिए, तो वेव नंबर की बात करें तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड और गिवन बाय 2π/λ। तो 2π डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है 40, है ना, 2π/λ। तो ये वेव नंबर किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर्स में हो जाएगा, यानी कि पर सेंटीमीटर के टर्म्स में आएगा π/20, है ना। ये ध्यान रखना हम लोग को, यूनिट्स अगर इक्वेशन की बात की जाए तो इक्वेशन में यूनिट्स हमें फिर सेम रखना है। क्लियर? ठीक, तो ये वेव नंबर हुआ। पीरियड की बात की तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल्स टू 1/8 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf। कोई दिक्कत? 2π इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 8 हर्ट्ज है, तो ये कितना हो जाएगा 32π, सॉरी 16π, पार्डन 16π, है ना। पर सेकंड कह सकते हैं या हर्ट्ज भी कह सकते हैं हम लोग। ये है ना, 2π रेडियन है, रेडियन पर सेकंड, दिस विल बी रेडियन पर सेकंड। ठीक, ये हो गया हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड द नेक्स्ट टर्म इज स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस दिया गया है 40 सेंटीमीटर और टाइम कितना दिया गया है 1/8 सेकेंड्स। कितना आ जाएगा 320, है ना, 320 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब हमें यहाँ पे ठीक है सारी चीजें जो है हमने जो निकाली है वो सेंटीमीटर में। तो अब हम लोग इक्वेशन भी लिख सकते हैं, डिटरमाइन द फेज कांस्टेंट फाई। फेज कांस्टेंट फाई की वैल्यू क्या होगी, तो
तो फेस कांस्टेंट के लिए क्या कहा हमने कि इनिशियल स्टेटस पे जाना पड़ेगा। इनिशियल स्टेटस पे जाओगे तो जो जनरल इक्वेशन लिखी हम लोगों ने, क्या लिखी है किसी भी वेव के लिए कि y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक, अब t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, है ना, हमें जो भी फाई मिलेगा वही हमारा फेस कांस्टेंट होगा। और उस पे हमें y पता है, y कितना है 15 सेंटीमीटर, यानी कि पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन कितना है, t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 पे 15 सेंटीमीटर, यानी कि हम क्या लिखेंगे 15 इज इक्वल टू 15 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो ये हम लिखे ना लिखे बात बराबर है ना। तो यहाँ डायरेक्ट फाई, यानी कि फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाई 2, यानी कि इनिशियल फेस कांस्टेंट जो है वो हमारे सोर्स का पाई बाई 2 है। और यहाँ पे दिख भी रहा है कि पाई बाई 2 से स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि वैल्यू जो है वो 1, यानी कि यहाँ पे 15 जो उसका एम्पलीट्यूड था, जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू है 15, वो कब रीच करेगा, ऑब्वियस सी बात है पाई बाई 2 पे रीच करेगा। तो इनिशियल फेज पाई बाई 2। ठीक, अब हमें सारी वैल्यूज पता है, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। एम्पलीट्यूड कितना है 15 सेंटीमीटर, y के टर्म्स में हमें जनरल इक्वेशन चाहिए होती है, यहाँ पे फेस कांस्टेंट के लिए हमने y की वैल्यू पुट कर दी। ठीक, y की वैल्यू पुट कर दी तो y 15 लिखा, 15 और 15 कट के साइन फाई की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे हमें अब जनरल इक्वेशन चाहिए, तो जनरल इक्वेशन के लिए a की वैल्यू 15 पुट कर देंगे। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के इज वेव नंबर और फाई इज फेस कांस्टेंट। ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, जनरल इक्वेशन मिल जाएगी हमें वेव फंक्शन के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ सभी लोगों को, कोई दिक्कत? फेस कांस्टेंट 90, अच्छा डिग्री में बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग पार्टिकल, है ना। तो वहां पे हम लोग क्या लिखते थे एसएचएम में dx बाई dt और d2x बाई dt, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए अब dx या d2x से रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जनरल इक्वेशन किस फॉर्मेट में है, a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। याद रहेगा, ट्रैवलिंग वेव की जनरल इक्वेशन ये है, क्योंकि इसमें हम जो जो टाइम और डिस्टेंस डालते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली हमें y पता चलता जाएगा, यानी कि वेव हमारी ट्रैवल कर रही है। अब एक बार इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि dy बाई dt, तो क्या मिलेगा हमें, स्पीड ऑफ, है ना, या ये डिस्प्लेसमेंट हम लिख रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑस्किलेटिंग पार्टिकल विच विल बी इक्वल टू a, है ना, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, यानी कि ए ओमेगा आ जाएगा हमारा वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, d2y बाई d2 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू, अगेन सॉरी साइन का डिफ्रेंशिएशन यहाँ कॉस आना चाहिए, है ना, तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव एज इट इज इंटू, अंदर जाके फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा, एक पहले से था एक अभी फिर से आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। क्लियर है। तो v की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा a होगा, और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर a। अगर वैल्यू की बात करें तो ओमेगा स्क्वायर a, ये दोनों इसके मैक्सिमम वैल्यू है, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू और ये एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, अब मैक्सिमम वैल्यू नोट करने की बात है कि दोनों अलग अलग पॉइंट पे आएगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम आएगी मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम आएगी, है ना, और एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम आएगा वो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम आएगा। क्यों ऐसा आएगा, देखो वेलोसिटी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे तो जीरो हो जानी है, मोमेंटली वहां पे स्टॉप हो रही है और फिर से रिटर्न हो रही है, तो वेलोसिटी तो वहां पे जीरो होनी चाहिए,
ठीक, फिर वापस से जब रिटर्न होगी तो वेलोसिटी उसकी बढ़ती 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 मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी और फिर से घटना शुरू हो जाएगी, घटते घटते एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके फिर से जीरो। यानी कि वेलोसिटी जो है वो मिनिमम जीरो होगी और मैक्सिमम ओमेगा इंटू ए होगी। और कहाँ पे मैक्सिमम होगी? मीन पोजीशन पे होगी, मीन पोजीशन पे। जबकि एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, क्योंकि देखो वेलोसिटी का सबसे ज्यादा जो चेंज होने का टाइम है या चेंज होने का इंस्टेंस है वो मैक्सिमम पॉइंट ही है, ये एक्सट्रीम पोजीशन ही है। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी देखो ऊपर की तरफ थी और अल्टीमेटली मतलब अचानक से सडनली फिर नीचे की तरफ हो जाएगी। तो वेलोसिटी में सबसे ज्यादा जब चेंज आएगा कम टाइम में, तभी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो ये कहाँ पे होगा एक्सेलरेशन मैक्सिमम? एक्सट्रीम पोजीशन पे। इतनी बातें क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत है ना? वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है? मेन पोजीशन पे। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। फाइन, चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। जो वेव ट्रेवल करती है वो स्पीड जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड रहता है ना? जो टेंशन है रस्सी की वो और मास पर यूनिट लेंथ म्यू से। द स्पीड ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय v इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू। वेलोसिटी v है ना का मैग्नीट्यूड जो है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन तो दे नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, यानी कि स्पीड इज गिवन बाय अंडर रूट टी बाय म्यू। यानी कि कोई भी वेव इस तरीके से क्रिएटेड है तो इसमें कितना टेंशन आया है ना, उस पे स्पीड डायरेक्टली रिलेट करेगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप स्पीड देंगे टेंशन उतना ही ज्यादा आएगा उसमें। ठीक, और म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ है इस रस्सी का। तो मास पर यूनिट लेंथ जितना ही ज्यादा होगा, यानी कि रस्सी जितना ही ज्यादा भारी होगी उसको वेवी मोशन में लाने में उतना ही ज्यादा टफ यानी ज्यादा काम करना पड़ेगा, और रस्सी जितनी हल्की होगी वो और इजीली जो है वेवी मोशन में आ जाएगी, यानी वेव क्रिएट कर सकती है। तो वेलोसिटी स्पीड ऑफ वेव इज गिवन बाय अंडर रूट टी बाई म्यू। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए, जेईई मेंस में एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है और वो जरूर आएगा। स्पीड ऑफ traveling wave having a string in which tension is t and mass per unit length is mu। ठीक, तो वो इस फॉर्मूले से गिवन है, स्पीड इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाय म्यू। क्लियर? स्पीड, टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ में डायरेक्टली रिलेशन है। मुकेश कुमार, कहाँ क्या डाउट है? कैसे सर, मतलब कहाँ कैसे? वंस अगेन मुकेश सिंह, क्या रिपीट करना है जरा बताएंगे तो मैं बता पाऊंगा, रिपीट कर पाऊंगा, है ना? ये स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ वेव की, किस स्पीड से वेव हमारी ट्रेवल कर रही है, तो दैट इज गिवन बाय रूट अंडर टी बाय म्यू, है ना? अगर इसी तरीके से टेंशन पूछ दिया जाए तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? v स्क्वायर इंटू म्यू इज गिवन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग। कोई भी वेव, कोई भी रस्सी है अगर वेवी मोशन में जाए, वेवी मोशन कर रही है ना, यानी कि वेव की तरह ट्रैवल कर रही है, तो उसका जो टेंशन है दैट टेंशन इज गिवन बाय v स्क्वायर इंटू म्यू, वेयर म्यू इज गिवन बाय मास पर यूनिट लेंथ। ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन जरा सॉल्व करके आंसर बता दीजिए मुझे जल्दी से। क्या क्वेश्चन है देखिए, फाइंड द स्पीड ऑफ वेव जनरेटेड इन द स्ट्रिंग एट द सिचुएशन शोन। ये सिचुएशन आपके सामने है, इसमें अगर वेव क्रिएट कर दिया जाए, है ना, तो स्पीड कितनी होगी इस केस के लिए। अज्यूम दैट द टेंशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द मास ऑफ द कॉर्ड। ये जो रस्सी है, ये जो कॉर्ड है, इसके मास से टेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि टेंशन जो होगा वो प्योरली इस 20 kg की वजह से होगा।
चलिए तो जल्दी से बता दीजिए कि स्पीड कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्पीड। तो स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, T बाय म्यू, वेयर T इज टेंशन इन द रॉड, कॉर्ड और स्ट्रिंग एंड म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। तो म्यू तो हमें दिया गया है कितना है, 500 ग्राम पर मीटर, है ना, यानी कि ½ kg पर मीटर। ठीक, टेंशन हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो टेंशन जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ मान लो टेंशन ऊपर mg नीचे, तो mg के बराबर होना चाहिए, यानी कि 200 न्यूटन आएगा। ठीक, तो अल्टीमेटली v क्या आ जाएगा हमारा, 200 डिवाइडेड बाय 1/2, विच विल बी इक्वल टू 400 अंडर रूट विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड आ जाएगी। क्लियर है, सारे यूनिट्स हैं हम ऐसा यूनिट में लिखेंगे ताकि मीटर पर सेकेंड में हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक, तो आई थिंक कि आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर है ना, बेसिक बेसिक चीजें ही आज भी हम लोगों ने पढ़ी है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साउंड वेव्स और बीट्स की बातें करेंगे, उन पे थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि बीट्स जो है वो हमें कैसे सुनाई देती है। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।